जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है बटे हमारा टॉपिक है बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली वी आर गोइंग टू रीड आउट अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। तो पहला पहला है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है पेज 8 पे, और उसके अच्छा सर। हवाले से जो है ना हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी बच्चे, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं कह रही थी वो जो बैंक नहीं है क्वेश्चन बैंक वो शेयर कर रहे हैं उस पर कह रही थी आप बच्चे, क्वेश्चन बैंक मैंने टाइप नहीं किया है, मैंने मार्क कर रखे थे बुक से, निशान लगा रखे थे कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं, अदरवाइज़ आप कहोगे तो मैं क्लास के बाद फिर आपको टाइप करके भेज दूँगा। ये सर एक पीडीएफ सा बना लीजिएगा ना, ताकि मतलब वो फिर बंदे के पास पड़े भी रहते हैं सही है। कनेक्शन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो वो है आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। और इन- हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले लिखवाया भी था, शायद वो आपके पास लिखा हुआ हो भी सही। आयनाइजेशन एनर्जी वाला वो जो जहाँ पे एनामलस बीम जी में जी आती जी, है ना। बिल्कुल वही है क्वेश्चन आपका। उसे वैसे बता दी, मतलब कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि मैंने मेंशन किया। एक आपने यहाँ पे बताया था वो आगे है, वो उसमें रजिस्टर में लिखा हुआ है मैंने। कौन सर सा? बता दें। सेकंड वो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला? सेकंड एनालिसिस नहीं, वो मेरे ख्याल से था इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी और के रिकॉर्डिंग, जी जी, वो बेटे नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा ना, पहले इसको हम कंपाइल कर लें। आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग लेना, उसका तो मीनिंग लिखा हुआ है, बता दीजिए। बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कि आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन है। क्वेश्चन क्या है वो मैं पूछ रही यार आपके पास लिखा हुआ है बुक पे या नहीं? मैंने आपको लिखवाया था बाय द वे। हूँ। नहीं सर, मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी वाला नहीं लिखा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का है या वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है जो मेरे पास है। ये क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, लिख लें आप। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, और ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा तो इसी में से ही क्वेश्चन लिखूँगा। ठीक है, चले बस आप मुझे मार्क करा दें, वैसे वर्बली बता दें तो मैं लिखें मार्क ज़रा। कर पहले तो ये क्वेश्चन ये है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप, दूँ। आपके पास 2A एंड 5A, 2A एंड 5A। 5 ओके। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एंड 5A आर ग्रेटर देन थर्ड ए एंड 6A, देन देन थर्ड 3 डे एंड 6A ग्रुप्स रेस्पेक्टिवली। यस। तो ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन ये दिया था, सेम पैटर्न इसी वर्डिंग में। अब इसी का एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है, वो इसी के साथ आप ओ आर लिख के लिख लें, इसी चीज़ का क्वेश्चन। वो आपसे स्पेसिफाइड फॉर्म में पूछ सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम जो है Mg एम जी एंड फास्फोरस जो पाँचवें वाला, ये 2 का है और ये 5th का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आर हायर देन, किस किस से हायर हैं ये एल्यूमिनियम और सल्फर से रेस्पेक्टिवली। ओके बना ली। अब इसकी आपने आखिर में लिखना है रीज़न, आपने इसकी रीज़न बतानी है कि ये ऐसा क्यों है। ये आपको नॉर्मलस बिहेवियर में मिल जाएगा टॉपिक का आंसर। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, छोटे हैं, कंसेप्चुअल हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनमें से भी अगर मुझे लगा है तो मैं शॉर्ट कर दूँगा शायद।
ताकि आपके लिए टू द पॉइंट रहें, लेकिन आप उसको अच्छे से कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप सॉरी इसको ये लिखें y। अच्छा एक सर आप मुझे ये बता तो रहे हैं, पर मतलब आप अगर टाइप करके दे देंगे कि यहाँ पे बुक पे जगह नहीं है कि मैं कहाँ पे फिट इन करूँ ना, अगर आप मुझे बता दें y बस सेकेंड एक्सप्लेन। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी आयनाइजेशन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, y सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वाई सेकंड। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जब पहली दफ़ा एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दूसरे वाली होगी। वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। इसको आपने रीज़न के साथ बताना है, बिकॉज के जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिपल्जन मिलेगी जो सेकंड आएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विद बेस रिपल्जन। जी क्लियर है। यस। अच्छा, इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन है आपका 3। वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग why the melting and boiling points of different elements increases कहाँ तक, अप टू नो अप टू फोर्थ ग्रुप, up to fourth group elements Why the melting and boiling point and of then decreases the fourth group elements and then decreases and then decreases up to eighth group। up to eighth group। हाँ जी, Okay। बात समझ आ गई। सर इसका क्या आंसर बनेगा? जी Increasing number of binding electrons from 1 to 3 while silicon। जी बिल्कुल, आपने इसकी रीज़न ये लिखनी है बेटे, ये लिखा हुआ है अगर आप देखें तो, पेज नंबर आप ज़रा देखें 10 और 10 के ऊपर लिखा हुआ है रीजंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई अप टू द मिडल बिकॉज दीज एलिमेंट्स contain increasing number of binding electrons from 1 to 3 while the silicon has the joint covalent structure while others have giant। हाँ, तो फिर ये आगे जो है वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्मॉलर मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ये बस रीज़न वाला पोर्शन लिखना है आपने, ठीक है, हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से पेज पे लिखना है? आप कहीं लिखते हैं यार, अब ये क्वेश्चन 4 है। आंसर किस के ऊपर लिखेंगे, किस टॉपिक पे? ये हाँ सोडियम वगैरह के उन पे कहीं है? जी बिल्कुल, ये जो रिएक्शंस आपके पास पड़े हुए हैं ना उनमें से है। ये फास्फोरस का एक रिएक्शन है आपका और क्लोरीन का। एक फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ है ऑक्साइड वाले केस में, और एक जो है फास्फोरस का क्लोरीन वाले उस केस में है।
पेज नंबर 11 पर जो सा phosphorus कितना ये तो क्वेश्चन रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाले या रिएक्शन विद वाटर वाले की हेडिंग है। पहले आप आ जाए ना पेज नंबर 12 के टॉप पे। 12 पे आ गई सर कौन सा? हाउ लिखें आप, जो उसके टॉप पे फास्फोरस लिखा है उसका क्वेश्चन है ये हाँ 12 के टॉप पे लिखना है आपने। अच्छा सर क्या क्वेश्चन है? हाउ फास्फोरस इज यूज्ड Phosphorus is used is being used for the production of white smoke. For the production of smoke. white smoke. Okay. White. हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वाइट फास्फोरस होती है ना, जो फास्फोरस 3 वाली है, वो ये काम करेगी। और उसके लिए फिर आपने इक्वेशन भी लिख लेनी है। कौन से वाली? जैसे आपको पता है इक्वेशन के अंदर P प्लस आपके पास है ऑक्सीजन, ठीक है। एक मिनट, इसको P हो गया आपका फास्फोरस, ठीक है। Yes. और P नॉर्मली जो है वो 4 एटॉमिक फॉर्म में रह रहा है, तो इसको हम P4 लिखते होते हैं। P4 जो है ये O2 के साथ कंबाइन करता है 3O2 के साथ, और ये बनाता है आपके पास P4O6। ये -2 × 6, ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब P4 के लिए आपके पास प्लस का 12 बनाना होगा, तो वो यानी कि +3 के साथ रहेगा ये फास्फोरस। तो सो वाइट फास्फोरस कौन सा है? जिसमें फास्फोरस की +3 वैलेंसी हो, याद रहेगा। Yes, sir. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जी बेटा क्लोरीन्स के हवाले से। क्लोरीन का जो आपके पास, चलें इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल जो है ये क्लोराइड्स बनाता है, साल्ट्स बनते हैं जब एसिड क्या कहते हैं उसको, साल्ट्स बन रहे हैं जब हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स जो हैं वो किसके साथ कंबाइन करती हैं? क्लोरीन वगैरह के साथ। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद अच्छा, आप एक क्वेश्चन लिखें ज़रा। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होगा? 4, 5? सर आप सिर्फ एक सेकंड वेट कर सकते हैं? जी जल्दी करें। एक सेकंड सर, मुझे बस एक सेकंड। अच्छा रख, थैंक यू। यस, आपका 5 है, जिसमें है कि प्रूव दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। Okay, is amphoteric. ये आपने प्रूव करना है, यानी कि किसी न किसी तरीके से आपने इसकी क्लैरिफिकेशन देनी है कि वाकई आपका जो क्या कहते हैं ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, दैट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू
जी जी, क्या बचे, क्या कहा आपने? मैंने कहा इसका आंसर कौन सी पेज पे? अच्छा, एम्फोटेरिक जो है आपके पास ऐसे होते हैं कि इफ़ द कंपाउंड विच इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर इज़ रिएक्टेड विद किसके साथ, अगर ये रिएक्ट करवाया जाए किसी एसिड के साथ, तो ये जो कंपाउंड होगा ना, जो जैसे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, तो ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा, यानी ये ऐसे लगेगा जैसे बेस है। और अगर इसी एम्फोटेरिक कंपाउंड का आप रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, तो उस टाइम वही कंपाउंड एट द सेम टाइम एसिडिक प्रॉपर्टी आपको शो करवाएगा। ये जो डुअल नेचर है कि वही कंपाउंड कभी एसिडिक बन जाता है और वही कभी बेस नेचर का बन जाता है, ये डुअल प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट करना एक ही कंपाउंड में एम्फोटेरिक नेचर कहलाता है। अब एम्फोटेरिक नेचर की तो समझ आ गई है, लेकिन क्वेश्चन क्या है आपका? प्रूव दैट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है Al2O3 इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या मतलब है इस बात का? कि आपको ये बात का प्रूव करना है कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर में है, मतलब अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस बनाएगा और किसी बेस से रिएक्ट करता है तो एसिड। सो इसकी डिटेल में जाने के लिए हम यहाँ पर इसी के एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। Al2O3 प्लस आप इसमें साथ में HCl ऐड कर दें, H2SO4 ऐड कर दें, कोई सा भी चीज़ आप ऐड अप करेंगे तो यहाँ से क्या बनता है, एक साल्ट बनेगा AlCl3 प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर H2O। अब ये जो वाटर की फॉर्मेशन हुई है और साल्ट की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ वाटर भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है आपका, और आपका जो एल्यूमिनियम का क्लोराइड है ये भी न्यूट्रल, यानी ओवरऑल आपका ये चीज़ न्यूट्रल हो जाती है, यानी न्यूट्रलाइज हो गया रिएक्शन। सो इन द रिएक्टेंट्स द एसिड विच इज़ गोइंग टू डोनेट द H positive ion will be neutralized its acidity by a reaction with the aluminium oxide. While on the same page, when the same compound Al2O3 is going to react with the base NaOH, now the species to whom we are going to react this chemical is basic in nature. So in the products we got to obtain a complex compound, the name as sodium aluminium hydroxide, Na aluminium hydroxide. As a whole, the whole process in which aluminium oxide and a base, that is sodium hydroxide, is going to react will produce again a salt. Either it could be the simple salt or the complex salt, no matter, but overall the salt is actually an indication of the neutrality of the reaction. So the base that is going to provide the hydroxyl ion within the solution will undergo to a chemical reaction with the aluminium oxide. So aluminium oxide is behaving like an acid. So right in this state, if aluminium oxide is in acidic nature and the sodium hydroxide, which is the base, so a common acid base reaction or the neutralization reaction will take place and sodium aluminium hydroxide will form in the form of salt formation. Now again revising the both ones. In the first case, the only amphoteric compounds are those which have the basic and acidic character. Al2O3
Al2O3 is going to react with the mineral acid HCl, and the results are the salts and water. In the next step, aluminium oxide is going to react with the base NaOH. Again, the result is in the neutrality of reaction, that is the formation of salt. So in the both of the reactions we get the neutral solutions as a product, indicating that the aluminium ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर. सो ये आपने जब दोनों रिएक्शंस को लिख देना है तो इट विल बी अप्रूव फॉर द न्यूट्रलिटी ऑफ फॉर द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड. होपफुली यू गॉट माय पॉइंट. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन आ जाता है ना वो, एक मिनट बच्चे आपका जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ फास्फोरस का पेंटॉक्साइड P4O10 वाला रिएक्शन, इसमें दो तरह के स्टेप्स में डिवाइडेड है. पहला है आपका रिएक्शन विद वाटर. P4O10 जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड बनाता है, फास्फोरस एसिड, और वही फास्फोरस एसिड अगले स्टेप में बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. मैंने आपको बताया बेटे कि हर एक हाइड्रोजन का एटम रिप्लेस हो जाता है सोडियम के एटम से, और करते कराते सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं सारे सोडियम के साथ. फिर मैंने आपको बताया बेटे कि एक डायरेक्ट रिएक्शन भी है जिसमें आप P4O10 को NaOH के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व करवाते हैं. उस डायरेक्ट प्रोसेस से भी आपके पास एंड प्रोडक्ट जो है वो आपके पास यही साल्ट बनता है. बात समझ आई? यस. यानी देखें तो Na3PO4 वाला ही साल्ट बन रहा है और वाटर, जो चीज़ आपकी फाइनल प्रोडक्ट थी. क्लियर? यस. तो ये आपसे फास्फोरस का पेंटॉक्साइड का रिएक्शन जो है आमतौर पे पॉपुलर है और ये पूछ सकता है. एक और चीज़ जो आपको बताने वाली है बेटे वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अगले चैप्टर पे चले जाएं उस पे. तो पेज नंबर कौन सा? एक मिनट में बताता हूँ. ये है बेटा आपके पास ना 18 पे आए ना, ज़रा इस पे होना चाहिए. क्वेश्चन आपका 7 हो जाएगा. ये आप ऐसे ही है. यस. मैंने क्यों लिखा हुआ है तो मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं. आप ज़रा आ जाएँ. क्वेश्चन 7 है आपका पेज 23 के ऊपर, रिएक्टिविटी ऑफ यानी कि ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी विद वाटर जो लिखा हुआ है. इसमें क्या है बेसिकली अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी को उसने डिस्कस किया है वाटर के साथ. तो उनकी जो स्पीड होती है अल्कली मेटल्स की रिएक्शन की, या पैटर्न होता है, पैटर्न हो गया, स्पीड हो गई, इस तरह की चीज़ें, मतलब किसकी भला? अल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ग्रुप की. जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं उनके हवाले से है. तो फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो सबसे पहले आपके पास लिथियम आ जाती है. लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. लिथियम रिएक्शन में स्लो है. सोडियम का रिएक्टिविटी जो रेट है वो मच ग्रेटर है दैन द लिथियम. पोटाशियम उससे ग्रेटर स्पीड पे चला जाता है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं द लास्ट एलिमेंट दैट इज़ द सीजियम, ये सबसे ज़्यादा यानी कि विगोरसली रिएक्ट कर रहा होता है वाटर के साथ. और इन सारी मेटल्स की रिएक्शन की प्रोसीडिंग्स के अंदर H2 जो है वो आपके पास हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, अच्छी खासी हीट रिलीज़ होती है. उसकी एक एग्जांपल आपके सामने नीचे दी हुई है, और ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए बेटा. क्लियर है?
यस। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखते हैं इसी चीज़ के नीचे ज़रा जाएं तो यस। इधर आपके पास सोडियम के 3 ऑक्साइड बने पड़े हैं। जिसमें उसने लिख रखा है कि नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स, ये तीसरी लाइन पे आ जाएं, तीसरी जहाँ पे क्वेश्चंस के बाद एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, सिंस द नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ द अल्कली मेटल। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास के ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं अदर देन दैट ऑफ द लिथियम डज नॉट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। ये आपके अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड जो हैं वो बनाती नहीं है। यानी जैसे अगर नॉर्मल ऑक्साइड से क्या मुराद है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेटे लिथियम है +1, ओ जो है ये -2 है होता है नॉर्मली, तो -2 इधर आना चाहिए, +1 इधर आना चाहिए विदाउट स्पेस, तो Li का 2O होना चाहिए। ये नॉर्मल ऑक्साइड है। और अगर कोई इसकी बजाय आपके पास ये बना देता है इधर सोडियम लिख के Na और +O2, ये जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो Na2O2 अगर हो जाए, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो सोडियम तो +1 है, +1 और इंटू 2 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन मस्ट हैव द -1 वैलेंसी इन दिस स्टेट टू सेटिस्फाई द फार्मूला ऑफ Na2O2। इसी तरह इस प्रोसेस को जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो वेरी करती है, जो कि लिथियम के लिए -2 थी, इधर -1 हो गई, और कहीं पे ये 1/2 भी हो जाती है, -1/2, उनको सुपर ऑक्साइड्स बोलते हैं। पर ऑक्साइड में ये 1 होती है, मैंने -1। तो ये जो डिफरेंट उसकी वैलेंसी होती है, इसकी वजह से आपको वेरिफिकेशन चाहिए होगी। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन जो बनेगा वो ये होगा कि हाउ द सोडियम फॉर्म्स द ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स चाहिए। तो आप उसको आंसर करेंगे यहाँ से कि नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं वो लिथियम तक ही बनते हैं, लिथियम से नीचे जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनते, फलां फलां होते हैं। और उस इक्वेशन के साथ आपने ये 3 इक्वेशन जो लिखे हुए हैं ये आपने लिख लेना, याद रह जाएगा। यस। इसमें क्या है भला, सिर्फ 3 इक्वेशंस लिखनी है आपने और इनकी पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ये चीज़ें मेंशन करनी है। इसके बाद अगेन से अगर आप पेज 24 के ऊपर आए ना, यस यस। तो इस पे बेटे एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, और वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है आपका, पेज 24 के बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप देखें तो रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स विद द वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। यस। ये वही ऑक्साइड हैं जो हम मेटल के ऑक्साइड पढ़ते थे। तो M2O लिखा हुआ है, वाटर के साथ रिएक्ट करते MaOH बना रहा है, MOH सॉरी यानी मेटल ऑक्साइड। जैसे सोडियम है और सोडियम का ऑक्साइड हो तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन है सर। ये सुनो ना, ये पूरा पेज बेटर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसमें 3 तरह के ऑक्साइड हैं, पहले सिंपल ऑक्साइड हैं, फिर पर ऑक्साइड्स हैं और फिर सुपर ऑक्साइड हैं। यस। ये 3 ऑक्साइड के क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लेने हैं। इसके बाद एक पीछे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ओके। एक मिनट टाइम रहेगी, यानी आप जब पीरियड 3 के ऑक्साइड्स की बात करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हाइड्रोक्साइड जो हैं ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद NaCl और MgCl2 ये बनाएंगे। इसके बाद आपके पास
जो एल्यूमिनियम वाला हाइड्रोक्साइड है या एल्यूमिनियम का सिर्फ ऑक्साइड है, वो दोनों बेटे आपके पास लाजमी है कि वो जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। आप ज़रा देखें ना पेज नंबर जो 20 के ऊपर रिएक्शन पड़ा हुआ है, तीसरे वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो HCl से रिएक्ट करके AlCl3 बना रहा है और वाटर बना रहा है, राइट, यानी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और नज़र आ गया? यस। इसके बाद निचले स्टेप पे देखें तो वहाँ पे वही हाइड्रोक्साइड है लेकिन NaOH यानी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। यस। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब एक ही कंपाउंड है वो समवेयर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है और समवेयर एज अ बेस एक्ट कर रहा है। पहले केस में एज अ बेस एक्ट कर रहा है, दूसरे केस में एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। बात समझ आ गई? यस। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। नहीं। नूर, एक दो क्वेश्चन मेरे माइंड से स्किप हुआ है, मुझे अब बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा। मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं कहीं तो मेरे से गुजरे हैं। अच्छा, आप ना इससे पहले जो उसकी तरफ चलते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मार्क करवाने, एक तो वो उधर मार्क करवाया ना लास्ट में। यस। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आप आयोनाइजेशन एनर्जी पे वो कर लो प्रिपेयर, जिसमें एनामलस बिहेवियर भी हो, ट्रेंड्स भी हों, फैक्टर अफेक्टिंग भी आने चाहिए आपको। ओके। और इसके बाद फिर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दो चीज़ें एक ही उसमें कर लें। क्योंकि जिन जिन के अंदर एनॉमलस बिहेवियर एग्जिस्ट करता है ना, मोस्ट चांसेस हैं कि वो ज़रूर आपसे पूछे इनको। बात समझ आई? तो बेटा ये आपका पीरियड 1 तक, पीरियड 3 और ग्रुप 1 तक के एलिमेंट्स थे, ग्रुप 2 नहीं है आपका। तो फ़िलहाल यही है क्वेश्चन, फिर आगे कुछ हम ऐड कर लेंगे नेक्स्ट उसमें। सही है? ओके। यस। होपफुली कि बच्चे आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको यही PDF शेयर कर देता हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ। राइट नाउ आप गुजारा कर लो, फिर बाद में मैं इसको टाइप भी कर लूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए। चाहिए? अभी हो जाएगा ना सर? अगर आप वीडियो अपलोड कर देंगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने बोले भी होंगे। अच्छा चलो, मुझे टाइम लग जाएगा नूर उल्लू वीडियो पे बेटे।